ठीक है, चलिए हम शुरू कर देते हैं। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। ये एक विषय स्वर शास्त्र जो इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें हम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के मंच पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारी मित्र ने बताया था कि हमेशा रिकैपिचुलेट करना चाहिए पुरानी चीज़ों को, तो बहुत ही संक्षेप में हम याद कर लें कि हमने ब्रह्मांड में जो चेतन तत्व है, जो हमें एक सूत्र में बांधे हुए है, अथर्वा सूत्र वगैरह जो भी नाम दे दीजिए आप, उस पर चिंतन किया। फिर उसको ढूंढने के लिए, उसका अनुसंधान करने के लिए हमने कुछ विधियां, त्राटक, नादश्रवण, प्रिज्म गेजिंग, जप, प्रायश्चित, तर्पण, इन चीज़ों पर विचार किया और ऐसा सोचा कि अगर हम ये करें तो हमारी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी। उसके बाद में फिर जलधारा ने हमको बताया कि सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में, ग्रहों की प्रकृति के बारे में, राशियों की प्रकृति के बारे में, वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके बारे में बताया। फिर मुकेश पारेख जी ने हमको इमीडिएटली प्रश्न कुंडली बनाने का या किसी भी कुंडली को वेरीफाई करने की एक विधि बताई। पिनाकिन जी ने द्वादश भाव बताए। और जैसा कि हमने हमेशा कहा कि प्रश्न शास्त्र में ग्रहों से भी बहुत ज़्यादा महत्व भाव का है, तो हमने न केवल भाव देखे बल्कि हमने भावों में कितना बल है और वो कितने निर्बल हैं, ये देखने के लिए हमने पेपर कटिंग का भी एक सहारा लिया, जो कि हमारे बहुत सारे प्रतिभागियों को आशु तौर पर, फौरी तौर पर इमीडिएटली काम आने लगा। ताकि हमारा इंटेंशन यह है कि कोई भी जब प्रश्न हो तो उसका उत्तर हम यथाशीघ्र दें, यह न कि गिनती में पड़ जाए। लेकिन हमने गिनती पर भी ध्यान दिया, यहाँ तक कि हम नवांश तक चले गए और गणित की विधियों के बारे में, द्वादश विभिन्न डी चार्ट्स के बारे में भी हमने बात की, आरूढ़ पर भी बात की, जो हमको जंगल में भी कुंडली बनाने में मदद कर सकता है। फिर हमने ये देखा कि अगर प्रश्न है तो उत्तर होगा, अगर प्रश्न नहीं है, अगर चर्चा विचारणा किसी समस्या का निरूपण है तो उसका उत्तर नहीं हो सकता। तो प्रश्न किन 4 स्तरों पर उत्पन्न होता है, ये वाणी की 4 हमने अवस्थाएं देखी और उस पर संक्षेप में चिंतन किया। उसके बाद में हम गणित से हटकर चलने वाली जो विधियां हैं उस पर हमने मोड़ लिया आज से, पिछले लेक्चर से। पहला हमने लिया स्वर शास्त्र, जो कि सामान्य रूप से हम मुनियों में पाते हैं, जो किसी भी साधन के बिना चलते हैं और आप जहां उनसे मिल लो वहीं उसका जवाब दे देते हैं। तो उसकी जो विधि है, वो सबसे पहली विधि हमने स्वर शास्त्र ली, जो कितनी पुरानी है उस पर हमने सोचा तो शायद लगता है कि बहुत ही पुरानी है। और उसकी तैयारी के लिए हमने कुछ एक होमवर्क, कुछ एक अभ्यास हमने अपने आप को दिया। ये पिछले 2-4 दिन में कई मित्रों ने उसका अभ्यास किया। कुछ लोगों ने पाया कि उनकी एक ही नाड़ी चल रही है। कुछ जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने भी ये पाया कि ये विधि नितांत नई और उपयोगी लगती है उनके प्रोफेशन में। हमने पिछली बार जो बात की थी वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रत्येक स्वर में, स्वर यानी कि नाड़ी, स्वर यानी कि हमारी नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम चंद्र नोस्ट्रिल मानते हैं और लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल को हम सूर्य नोस्ट्रिल मानते हैं। और प्रत्येक में 1 घंटा स्वर चले, सांस चले, इसको हम होरा का समय मानते हैं। और स्वर शास्त्र में सारा का सारा कैलकुलेशन होरा पर आधारित है। और प्रत्येक होरा में वायु 8 मिनट, उसके बाद में अग्नि तत्व 12 मिनट, उसके बाद में 20 मिनट पृथ्वी, उसके बाद में 16 मिनट जल तत्व और 4 मिनट आकाश तत्व चलता है। इस पर हमने बात की थी और कुछ एक अभ्यास हमने अपने आप को दिया था। अब यहाँ से मैं आज का विषय शुरू करता हूँ। मेरा ये इरादा है कि आज 9:15 बजे से आप इस शास्त्र का उपयोग कर सकें, इस ऐसी प्रस्तुति करो। देखिए, नारायण जी ने भी बड़ी उत्सुकता व्यक्त की, तो शिव स्वरोदय, मैंने कहा कि इस पर वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं मार्केट में,
लेकिन बड़े पारिभाषिक हैं। शिव स्वरोदय आपको बहुत सारे संस्करण मिल जाएंगे, सारे के सारे पारिभाषिक हैं। पवन विजय स्वरोदय देखने को भी नहीं मिला, मुझे एक बार देखने को मिला। चंडी का जो विशेषांक है वो मेरे पास है, पुराणों में इसका इधर उधर कहीं जिक्र है। 395 श्लोक हैं शिव स्वरोदय शास्त्र में, और 90 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, और हमारे पास 60 मिनट भी नहीं है, 50 मिनट हमारे पास समय है। समय सीमा, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपको आपकी रुचि बढ़े और इसको आपका प्रमाण यथासंभव मैं दे सकूं कि यह शास्त्र सच्चा है। कुछ ऐसा प्रयास मेरा है। तो मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर जाऊंगा, न कि थियरी के ऊपर। थियरी में आपको बड़े संक्षेप में समझा दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी मित्र अपने पास जो कागज रखे हैं उसमें इस तरह कागज को मोड़ लीजिए या कागज को 2 में डिवाइड कर लीजिए, और एक फुटनोट आप सुषुम्ना नाड़ी के लिए रखिए। आपका जो लेफ्ट हैंड है वहां पर आप इस तरह से कागज को मोड़ के चंद्र का एक कॉलम बनाइए, और आपके राइट हैंड की तरफ आप सूर्य का कॉलम बनाइए, और इस तरफ से एक 2 3 4 5 6 नंबर देते चले जाइए, ताकि हम जितने भी ऑब्जर्वेशन आज संभव हो हम देखें, और उसका नोट्स आप अपने तरह से लीजिए। मैं आपको स्लाइड शो में पूरा शिव स्वरोदय तो निकाल के नहीं दे सकता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि बड़ी बड़ी संभावनाएं जो दैनंदिन जीवन में आती हैं उस पर बात करूं मैं आपसे। देखिए, सबसे पहले हम स्वर शास्त्र को हमारे उपमाओं से समझने की बात मैं यहाँ पर पसंद करूंगा। उपमा शैली से मैं आपको इसका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले आप ऊपर लिखिए कि जैसे कि स्वर जो है वो हमें हमारे पारिवारिक परिवेश में उसको हम कैसे देखते हैं। तो आप जहां चंद्र जो है, चंद्र नाड़ी, वो शुरुआत के लिए अच्छी कही जाती है, स्टार्टअप के लिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टार्टअप। तो आपके बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ जो आपने चंद्र का कॉलम बनाया है, वहां पर आप सबसे पहले लिखिए कि चंद्र यानी माता। चंद्र का दूसरा नाम हमने दिया है इड़ा। इड़ा नाड़ी के नाम से हम इसको जानते हैं, जो लेफ्ट नोस्ट्रिल में जलती है उसको हम इड़ा कहते हैं। उसके नीचे आप लिखिए कि यह सौम्य है, सुंदर है, श्वेत वर्ण है और बहुत ही सोबर है। सोबर कामों में जैसे हमारी माँ होती है वैसे ये सोबर है, इसको हम माता मानते हैं। और अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे तो ये कफ तत्व इससे देखा जाता है। इसके पड़ोस में जो आपने राइट हैंड की तरफ जो है, इसका उल्टा हो जाएगा कि पिता है। सूर्य नाड़ी जो है, सूर्य हमारा पिता है। इसको पिंगला के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में इसको पिंगला बोलते हैं, अड़ मिला के पिंगला नाड़ी है। ये उग्र है, एंग्री है और अधिकार का क्षेत्र इसका है। ये अधिकार है इसके पास किसी चीज को डायरेक्ट करने का, इसलिए इसको हम उग्र, एंग्री, और पिता का जैसा बिहेवियर होता है घर में वैसा उसका प्रभाव है। आयुर्वेद के संदर्भ में ये इसका संबंध पित्त से, बाइल का मतलब ये नहीं होता कि जो हमारे पेट में होता है, लेकिन पित्त तत्व हमारे शरीर में जो होता है। अब देखिए, मैं धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ टर्न ले रहा हूं, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें आयुर्वेद के बारे में बड़ी डिटेल में एक आध लेक्चर में चर्चा होगी। मैं धीरे से उस तरफ टर्न लेता जा रहा हूँ। तो यहाँ आयुर्वेद का संदर्भ दे रहा हूँ कि इसको पित्त के संदर्भ में देखा जाएगा, पित्त के रूप में देखा जाता है। जैसे आंख अगर जलती है हमारी तो वो पित्त के कारण जलती है। अच्छा, आप फुटनोट में लिखिए सुषुम्ना नाड़ी जो है वो अग्नि स्वरूपा है। वो हमारी दोनों नासिकाओं के बीच में चला करती है और शरीर में कुछ लोग कहते हैं 6 जगह ये क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। मूलाधार से लेकर हमारे जो रेक्टा मसल्स हैं वहां तक ये शरीर में 6 बार एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जहां पर क्रॉस करती हैं वहां पर हठ योगी इसको चक्र मानते हैं
मेडिकली इसको प्रूव करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आप देखिएगा ये चक्र जो है, इसकी अवधारणा को इसलिए सत्य माना जा सकता है कि आपके शरीर में आप जहाँ जिसमें ये जो डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, ये इसको बेहतर जान पाएँगे कि शरीर में आप जहाँ-जहाँ टेम्परेचर लेंगे, वहाँ-वहाँ आपके थर्मामीटर में शरीर का टेम्परेचर अलग आएगा। ये बहुत सीधी-सी बात है कि अगर आप मुँह में टेम्परेचर लेते हैं थर्मामीटर में, तो आपके सामान्य डिग्री जो आपके बगल में जो होता है टेम्परेचर, उससे 1 डिग्री ज़्यादा आता है। आप देखिएगा कई लोगों के तलवे बहुत ठंडे होते हैं। कुछ लोगों को जब बुखार आने वाला होता है, तो उनके तलवे गर्म हो जाते हैं। कुछ लोगों को जब बुखार आने वाला होता है, तो उनके तलवे ठंडे हो जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि मेडिकल साइंस में इसका जवाब नहीं मिलता आपको कि आपके शरीर में 6 जगह टेम्परेचर अलग-अलग क्यों आते हैं। लेकिन शायद इसका जवाब हम इन चक्रों को क्रॉस करने की जो स्थिति है, वहाँ से लेते हैं। देखिए, आप कभी अपने पेट पर हाथ रखिए तो गर्म लगता है कि पेट में बुखार है। आयुर्वेद में ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें शरीर के कुछ अंग ठंडे पड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चक्रों का ये जो नाड़ियां जहां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसका ये परिणाम होता है। खैर, जो भी, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। सुषुम्ना को राहु की अधीनता में छोड़ दिया गया है। सुषुम्ना अगर प्रतिनिधित्व करती है तो वो राहु का प्रतिनिधित्व करती है। इसको सुषुम्ना कहते हैं, अणा बोला जाता है। ये वायु का, इस पर आधिपत्य इसका वायु पर है। शरीर में जो वायु तत्व है उस पर सुषुम्ना का अधिकार है। संचार, न्यूरोलॉजी, ये इसका विषय है। शरीर में जो बारीक नाड़ियां, उसमें हमारा मच्छर जब हमारे पाँव पे काटता है तो हम उसको मार देते हैं। वायु तत्व जो हमारे शरीर में इतना फास्ट जाता है कि वो संचार व्यवस्था हमको देता है। ये सुषुम्ना जो है वो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और ये न तो सौम्य है न उग्र, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। इसलिए जो योगी जन है वो हमको हमेशा ये सलाह देते हैं कि जब सुषुम्ना चले तो आप अच्छा विचार भी न कीजिए और बुरा विचार भी न कीजिए। यू डू नॉट नो हाउ योर थॉट्स विल गेट ट्रांसमिटेड। क्षणार्थ के लिए भी बुरा विचार किसी का बुरा कर जाएगा और क्षणार्थ के लिए किसी का अच्छा विचार कुछ अच्छा परिणाम देगा। लेकिन फिर आपको मैं याद दिलाता हूँ स्वामी रामदास की, खरं बोलायचं नाही आणि खोटं सांगायचं नाही, न झूठ बोलो न सच कहो। ये इसी समय की एक विशेषता है कि जब सुषुम्ना नाड़ी चले तो बुद्धिमान पुरुष या जो इसमें आस्था रखने वाले जो पुरुष हैं वो कुछ भी नहीं करते। गाड़ी चलाते हैं, रोक देते हैं, गाड़ी साइड में खड़ी कर देते हैं। अच्छा, इसका दूसरा एक अर्थ होता है हठ योग। जो ह है वो पिता है, यानी कि आप जहां आपने सूर्य लिखा है वहां पर ह लिखिए और जहां चंद्र लिखा है वहां ठ लिखिए। इस तरह से हठ योग शब्द का गठन होता है। जो लोग सूर्य और चंद्र नाड़ियों का सम्यक प्रयोग जानते हैं उन्हें भी हठ योगी कहा जा सकता है। अब ये जो चीजें हैं वो हमारे प्रारंभिक ज्ञान में हम इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस दृष्टि से मैंने क्लासिफिकेशन किया है। तो उसमें आप लिखते चले जाइए कि चंद्र नाड़ी जो है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी मजेदार है, मनोरंजक भी है, रोचक भी है और अनुभूत भी है। कि जैसे ज्योतिषियों ने सारी चीजें 12 भाव में बांट दी, उसी तरह से स्वर योगियों ने पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया, चंद्र में और सूर्य में। उससे भी सूक्ष्म चला जाऊं मैं अगर, तो आप 5 सेकंड का समय लीजिए और बिना हाथ किए जानिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। और आप ये इस कल्पना को लेकर चलिए कि उस समय, यानी कि इस समय आपके उस तरफ की दुनिया चंद्र से प्रभावित है और इस तरफ की दुनिया सूर्य से प्रभावित है। जो स्वर आपका चल रहा है वो अभी जाग रही है और जो स्वर आपका नहीं चल रहा है
वो अभी उतनी जागृत नहीं है। सोई हुई है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। जैसे हम कुंडली में हमारा जो लेफ्ट हैंड है, उसको हम विजिबल हाफ मानते हैं और जो राइट हैंड है उसको हम इनविजिबल हाफ मानते हैं। उसी तरह से इसमें स्वर शास्त्र में दिन में 24 बार यानी कि 12 बार आपकी नाड़ियां बदलती हैं। सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र। जिस वक्त आपका चंद्र स्वर चल रहा है, उस वक्त आपके बाएं की दुनिया जाग रही है और जिस वक्त आपका सूर्य चल रहा है, उस वक्त आपके दाएं की दुनिया जाग रही है। ये आप याद रखिए, इसको आप कहीं लिख लीजिए कि चंद्र नाड़ी रूल्स ओवर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी and the left side of the world on your left side. इसकी गति जो है वो सीलिंग फैन की तरह है, एंटी क्लॉकवाइज। आप सीलिंग फैन चला के देख लीजिए, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो आप इसको माता से याद रखिए कि जो माता है वो हमेशा सूदिंग होती है और सीलिंग फैन की तरह होती है। एंटी क्लॉकवाइज इसकी गति है। जहां भी आप एंटी क्लॉकवाइज देखें गति, तो आपको आपके प्रश्न के संदर्भ में यह बात याद आए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। जहां तक दिशाओं की बात है, जैसे हमने आरूढ़ में 12 राशियों को 8 दिशाओं में विभक्त कर दिया, उस संदर्भ में मैं बात करता हूं कि चंद्र नाड़ी जो है वो अग्नि और वायव्य कोण की अधिपति है। It rules over Agni and Vayavya. It rules the atmosphere before you. आपकी आंखों के सामने जो क्षेत्र है, उस पर उसका अधिकार है और विशेषतः वो जगह जो ऊंचाई पर हो। जैसे कि अगर आपके सामने कोई पहाड़ है या पहाड़ी है या टीला है या पत्थर है या मकान है, सीढ़ी है, उन चीजों पर चंद्र नाड़ी का विशेष अधिकार है। ये सारी चीजें आपको प्रश्न के संदर्भ में बहुत उपयोगी होंगी, आप अभी लिखते चले जाइए। इसका संबंध इवन नंबर्स के साथ है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 112, 114, 1020, इस तरह की जो और इवन नंबर्स है, उस पर इसका अधिकार है। और इसका संबंध जहां तक एक्सीडेंट की बात आती है, रोगों की बात आती है, चोरी चकारी की बात आती है, तो इसका संबंध इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल मैटर्स के साथ। आपके घर में रखी हुई चीजें, घर में भी संदूक में रखी हुई चीजें, संदूक में भी बटवे में रखी हुई चीजें, इस तरह से आप सोच देखिए। सारी ये ज्योतिष की सारी कला अर्थघटन की है। आप जितना सूक्ष्म सोच पाएंगे उतना आप अधिक मदद कर पाएंगे लोगों की। इसलिए इसका संबंध इंटरनल मैटर्स के साथ है। अगर मुझे चोट लगी हुई है तो भीतरी चोट जो है उस पर इसका अधिकार है। तत्व, जहां तक मैंने एक बात और भी नोट करने लायक है यहाँ पर कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो 5 में से 4 तत्वों को मान्यता देता है, आकाश को छोड़ देता है, क्योंकि आकाश में तो हम रहते हैं। आयुर्वेद जो है वो 5 में से 3 तत्वों को मान्यता देता है। नारायण जी खास सुने मेरी बात को। नारायण जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद नारायण जी अवेलेबल नहीं है अभी, तो वो इस बात को कई बार चर्चा में लाते हैं कि इतना मतांतर क्यों है। तो आप देखिए, इतने बड़े बड़े जो हमारे ग्रंथ हैं, जो दर्शन है, उसमें भी कितना विरोधाभास। ज्योतिष ने 5 में से 4 तत्वों को मान्यता दी, आयुर्वेद ने 5 में से 3 को, अग्नि, जल और वायु। उसने भी आकाश छोड़ दिया, पृथ्वी छोड़ दी। स्वर शास्त्र जो है वो 5 को मान्यता देता है, 5 तत्वों को मान्यता है। और 5 में से जो चंद्र नाड़ी है वो जल और पृथ्वी तत्व की मालिक है। फिर मैंने जैसा कहा है कि इसका बिहेवियर सोबर है। इससे जो आपका समझिए कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है और
आपके पास कोई विशेषकर कोई महिला आती है और बड़ी सभ्यता से बात करती है, इस तरह की परिकल्पना आप इसमें लीजिए कि ये बहुत ही सोबर इन नेचर है और इससे ये प्रतिनिधित्व करती है महिलाओं से लगी हुई बातों का और महिला सहज गुणों का, जैसे स्नेह है, शुश्रूषा है, इन चीजों का प्रतिनिधित्व चंद्रनाड़ी करती है। ये मेन। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं बात इसमें कि बृहद संहिता में इसका एक हल्का सा उल्लेख है। अब बड़ा विचित्र लगता है जब बृहद संहिता में आप ये पढ़ते हैं कि जिस भाषा में जिस प्राणी को जिस लिंग में गिना जाए उस लिंग में उसको लक्षण के रूप में माना जाएगा। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो इसका अर्थ यहाँ पर आता है। समझिए कि अब मुझे तो ज्यादा भाषाएं आती नहीं है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ गुजराती में कुत्ते को नान्यतर में गिनते हैं, कुतरू आव्यू। फिर सौराष्ट्र मेल आया, हिंदी में कहे सौराष्ट्र मेल आई। तो बृहद संहिता में जो उल्लेख है कि जिस भाषा में जिस वस्तु को जिस लिंग में गिना जाए उसके संदर्भ में उसको लक्षण के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर चंद्र नाड़ी में जिन चीजों को आपके प्रदेश में, आपके परिवेश में स्त्रीलिंग में माना जाता है, वो सारी चीजें प्रश्न के संदर्भ में आपके सामने चंद्र नाड़ी में समाहित की जाएंगी। इसकी विपरीत बात कर लें हम। अब पिंगला नाड़ी पर आप आइए। तो इट रूल्स ओवर राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द वर्ल्ड ऑन योर राइट हैंड। इसका उल्टा फिर हम नीचे देखें कि इट इज वेरी गुड फॉर रूटीन वर्क। जो भी रूटीन वर्क है आपका, जैसे कि कोई गवैया है, वो रोज गाने का उसका नियम है, तो उसको उस वक्त बैठना चाहिए जब उसका सूर्य स्वर चल रहा है। इसके विपरीत चंद्र नाड़ी जो है वो नए कामों के लिए, जो नया काम करना है उसमें चंद्र नाड़ी का बड़ा रोल है। जैसे हमने आज शुरू किया, जब तो हमने चंद्र नाड़ी में शुरू किया, स्टार्टअप के लिए अच्छा है। फिर दिस इंडिकेट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट। जहां जहां भी आप क्लॉकवाइज देखेगा, देखिए आप आकाश में आपने अगर पिक्चर देखी हो मैकेनास गोल्ड, तो उसमें ग्रेगरी पैक जो है वो एक ट्राइब के साथ में खजाने की तरफ जा रहा है और उसमें वो जो ट्राइब का जो मुखिया है वो पंछियों की गति देखता है। आपने एक और पिक्चर आई थी उसमें भी ये चीज दिखाई गई थी, क्योंकि ग्रीक जो लोग थे उन्होंने भी लक्षण शास्त्र को और इन चीजों को बड़ा महत्व दिया, तो वो सूक्ष्मता से समझने की कोशिश कर रहे थे। तो दिस इंडिकेट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ से पीपल, बर्ड्स एंड एनिमल्स। या जो हवा की गति जो है वो भी अगर क्लॉकवाइज है तो उसमें पौरुष तत्व ज्यादा होगा। अब कैसे होगा यह समझाने का मेरे पास अभी यहाँ समय नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लीजिए, कहीं भविष्य में आपके काम आएगा। फिर इसका आधिपत्य है ईशान्य और नैऋत्य दिशा पर। ईशान शब्द के बारे में भी बड़ा विवाद है, मुझे ठीक से मालूम नहीं है क्या शब्द होना चाहिए। ईशान शब्द भगवान शंकर के लिए कहा जाता है, तो ईशान्य दिशा कही जाएगी। ईशान की दिशा ईशान्य, और निरुति की जो दिशा है, राक्षस जो है उसकी दिशा है नैऋत्य। इन दो दिशाओं पर इस पिंगला का आधिपत्य है। फिर आपके पीछे का जो परिदृश्य है, बैकग्राउंड, और उसमें भी वैली टाइप की चीजें, खड्डे, कुएं, उन पर पिंगला नाड़ी का आधिपत्य है। देन इट डील्स विथ ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 1111, 101, 501, 1001, ऐसी संख्याओं पर इसका आधिपत्य है। इट डील्स विथ
एक्सटर्नल मैटर्स। जैसे मेरे इंजरी हुई, अगर खून निकला है, मैं आपको इसका उल्टा समझाता हूं। कोई आदमी आपके पास आया, वो कहता है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, 99% द पर्सन मस्ट बी हैविंग एक्सटर्नल इंजरीज। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। पिनाकिन जानते हैं इस चीज को। उसके बाद में जहां तक तत्वों की बात, तो इसका वायु और अग्नि पर इसका आधिपत्य है। सूर्य नाड़ी जो है वो वायु और अग्नि, यानी कि हमारे जो पहले दो तत्व चलेंगे हर एक होरा में, उसमें आधा जो हाफ है उस पर इसका आधिपत्य है, और जो लोअर हाफ है उस पर चंद्र का आधिपत्य है। फिर इसका बिहेवियर बड़ा रफ है। बाय नेचर, पीपल हु अप्रोच यू इन पिंगला नाड़ी विल बिहेव slightly aggressive, and this represents all masculine objects and matters. और सुषुम्ना जो है, आप फुटनोट में लिख लीजिए, सुषुम्ना जो है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से पांचों तत्व का प्रतिनिधित्व स्वर शास्त्र में आ जाता है। अब मैं आपको एक अलग क्लासिफिकेशन दिखाता हूं जो फल कथन के लिए उपयोगी होगा। मैंने ये पूरा प्रस्तुति मैंने इस तरह से अरेंज की है कि आपको आज 9:15 बजे मैं इस दिशा में प्रवृत्त कर दूं। तो अब आप फल कथन की दृष्टि से इस पूरे गैमेट को देखिए कि चंद्र नाड़ी जो है वो फीमेल है, कर्क राशि पर इसका आधिपत्य है, और इसको देखिए आप कितनी विसंगति है। नारायण जी को मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि विसंगतियों से भरे हुए हमारे दर्शन शास्त्र हैं, लेकिन फिर भी उपयोगी है कि शिव स्वरूप ने इसको जो राशियां दी है ईड़ा नाड़ी को वो दी है 2, 5, 8, 11। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, जबकि यह प्रतिनिधित्व करती है कर्क राशि। आप विसंगति देखिए, इसका क्लैरिफिकेशन मेरे पास नहीं है, मैं भी आपकी तरह प्रयोग करने वालों में से हूं, लेकिन मेरी नजर में यह आया कि ये विसंगति है तो मैंने आपके सामने रख दी। हो सकता है कि आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएं कल। अब देखिए, आप इसको शक्ति स्वरूपा कहते हैं। जैसे मैंने आपको परसों कहा था कि आप अपने बाएं हाथ को उठाइए और अपनी माता जी की कल्पना कीजिए। इस तरह से ये पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है। इनका रंग गोरा है और इनमें मदरली क्वालिटीज है। दिस नाड़ी डील्स विद एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप कहना चाहें तो इसको नाइट कह दीजिए, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से आपको यह कहना चाहता हूं कि ये जो ईड़ा नाड़ी है वो अंधेरे का प्रतिनिधित्व कम, जबकि सूर्य की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व ज्यादा करती है। जहां भी अंधेरा नहीं है, समझिए आप किसी खजाने की खोज कर रहे हैं या किसी को हेल्प कर रहे हैं, और वहां पर आपको ये मैटर निकल आता है डिस्कशन में कि ये कहां होगा, तो हो सकता है अंधेरे कमरे का जिक्र हो, एब्सेंस ऑफ सन। देन इट डील्स विद, जैसा मैंने कहा कि जल और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है। इट इज स्लो मूविंग एंड स्टेडी। जल जो है वो स्लो मूविंग है, पृथ्वी तत्व जो है वो स्टेडी है, क्योंकि हम पृथ्वी पर बैठे हुए इसलिए हमको पृथ्वी की गति मालूम नहीं पड़ती, इसलिए। फिर इसका आधिपत्य सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार पर है। अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष में ये जो तिथियां हैं, मैं तिथियां बताता हूं आपको। 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, इन तिथियों पर इसका आधिपत्य है। और कृष्ण पक्ष में यानी कि डार्क हाफ में इसका आधिपत्य है 4, 5, 6, 10, 11, 12। कृष्ण पक्ष में इन तिथियों पर इसका आधिपत्य है। इसका आधिपत्य वेस्ट और साउथ में है। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये प्रश्न शास्त्र में बहुत काम आएगा।
पश्चिम और दक्षिण में ये अधिक बली है। अब इसका हम उल्टा देखते हैं, पिंगला में देखिए आप, इसी इसी क्रम में देखते चले जाएंगे। इट इज ए मेल राशि, सिंह राशि का इसको प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन शिव स्वरोदय में ही आता है कि इसका आधिपत्य मेष, कर्क, तुला और मकर पर है। वहां पर इसका जिक्र सिंह में नहीं किया गया है। खैर जो भी है, इसका हम अनुसंधान करेंगे। ये शिव स्वरूपा है, शिव जो तांडव भी करते हैं, आशुतोष भी हैं। हमारे पिताजी झापड़ भी मार देते हैं, लेकिन वही शाम को मिठाई लेके आते हैं। इस तरह इसका बिहेवियर है। ब्लैक एंड डार्क, ये इसके रंग है। गौड़ी रंग जो भी है वो इसके आधिपत्य में आते हैं। इट डील्स विथ प्रेजेंस ऑफ सन, प्रेजेंस ऑफ लाइट। देन इट इज वेरी फास्ट एंड मोबाइल ऑल्सो। जब मोबाइल होगी तो ये बड़े गियर में भी चल पाएगी इस तरह से। इसका आधिपत्य अग्नि और वायु पर है, अग्नि तत्व और वायु तत्व पर है। ये हमने कहीं पहले लिखा है। फिर इसका आधिपत्य है संडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, यानी कि सूर्य पर, सूर्यवार जो है, फिर मंगलवार और शनिवार, ये जो उग्रवार माने गए हैं। इसका मैं आगे आपको एक श्लोक बताऊंगा। और इसका आधिपत्य है डार्क हाफ में, ज्यादा इसका प्रभाव होता है कृष्ण पक्ष में। तो जैसा मैंने अभी ब्राइट हाफ में लिखवाया था वैसे ही आप लिख दीजिए 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14 और 30, यानी कि अमावस्या। और ब्राइट हाफ में 4, 5, 6, 10, 11, 12। इसका आधिपत्य ईस्ट और नॉर्थ में है। इसके विपरीत आप सुषुम्ना के बारे में लिख लीजिए। ये दिस इज न्यूट्रल, क्योंकि आकाश तत्व है, न्यूट्रल है ये नपुंसक है। इसका रंग जो है वो स्मोक की तरह है। कहीं कुछ जल रहा हो, कहीं कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा हो, कहीं किसी चीज को जलाकर नाश किया जा रहा हो, उसका रंग है ये। इसका समय संध्या है। जैसा कि देखिए विसंगति फिर आती है नारायण जी, कि संध्या हम त्रिकाल संध्या मानते हैं, लेकिन स्वर शास्त्र में 24 संध्या होती है। तो 2424 संध्या पर इसका आधिपत्य है। यू कैनॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। आपको अगर इस समय में कोई पूछता है कि इसका मेरे प्रश्न का क्या जवाब होगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा इसमें। तो अगर कोई इस संध्या समय में आपसे कुछ पूछता है, स्वर की संध्या के समय में, तो आप उसका उत्तर न दें, ऐसा यही ठीक रहेगा। बिकॉज योर आंसर विल नॉट बी, यू कैनॉट से योर आंसर विल बी राइट। देन इट रूल्स वेडनेसडे। देन तिथियों के बारे में इसका कोई आधिपत्य इसको शिव सर्वोदय में नहीं दिया गया है। देन इसके आधिपत्य में जो राशियां हैं वो है मिथुन। कोण, जितने भी कोण हैं आरूढ़ में, अब जो हमने कोण देखे थे, वो चारों कोण जो हैं वहां पर जो राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये इसके आधिपत्य में दे दी गई। अब इसमें भी आप विसंगति देखिए नारायण जी, कि ये जो राशियां हैं मिथुन, आपके, हाँ जी सर इसमें विसंगति नहीं है एक्चुअली। जो सूर्य है, सूर्य को सारी 4 राशियां दी हुई है। जितनी भी 4 राशियां हैं वो सारी सूर्य को दी हुई है। 1, 4, 7, 10, ठीक है, वो सारी 4 राशियां हैं। जितनी भी स्थिर राशियां हैं, स्थायी, जैसे कि 2, 5, 8 या 11, ठीक है। और जितनी भी द्विस्वभाव राशि है, राशियों के 3 पार्ट्स आगे समझाए गए थे, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो जितनी भी द्विस्वभाव राशियां हैं, जैसे कि 3, 6, 9 और 12, ये सारी की सारी बुध के प्राधान्य वाली, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी, जो कि न्यूट्रल है ना। तो जो द्विस्वभाव है वो सारी न्यूट्रल को दी हुई है। वैसे है एक्चुअली सर बाइफर्केशन। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इस दृष्टिकोण को भी हम ध्यान में रखें। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि
इन राशियों को ये दिया गया। फिर जो कोण दिए गए हैं वो सारे कोण इसको इसके आधिपत्य में दिए गए। वस्तु ढूंढने के संदर्भ में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास अभी और 20-25 मिनट है। देखिए, चंद्र नाड़ी जो है उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास कोई आया और आपको कोई प्रश्न किया। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब अपनी अपनी कौन सी नाड़ी चल रही है, इससे आप सावधान हो जाइए। अब समझिए कि वहां से कोई उस तरफ से कोई आया और आपसे कुछ पूछा, तो मैं आपको एक ब्रॉड पैराग्राफ 3 लाइन का सुना दूं। 3-3 लाइन के 4 पैराग्राफ मैं आपको सुनाऊंगा। उस संदर्भ में आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसी आपका जवाब इस तरह से हो सकता है। If some task is initiated when breath is in left and water segment is flowing. अब कल्पना आप ये कीजिए कि आपका लेफ्ट चल रहा है, आपकी इड़ा नाड़ी चल रही है, आपका बायां नोस्ट्रिल चल रहा है और किसी ने आके आपसे प्रश्न पूछा एंड वाटर सेगमेंट इज फ्लोइंग इनसाइड, यानी कि जल तत्व अगर चल रहा है, द वर्क विल बी ए सक्सेस फॉर डिकेड्स and will be functional very soon, within a year or so. If it is a patient, he will recover soon. If a case of pregnancy, the woman will get a daughter. ये मैंने जो आपको अभी ऊपर हमने चर्चा की, उसके प्रकाश में इतना जवाब आपको 1 सेकंड में मिल जाता है अगर कोई इस तरह का प्रश्न आपसे पूछता है, जब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है आपकी और उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो क्या होगा? इसी प्रश्न का जवाब क्या होगा? If some task is initiated when breath is in left and earth segment is flowing inside, the work will be a grand success for a very long period and will be functional in near future, not immediately, near future, with some delay regarding the schedule. If it is a marriage, there will not be divorce. In case of pregnancy, the woman may get a very healthy son. पृथ्वी तत्व जो है उसका ये फल होगा। अब समझिए कि आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है और आपके पास कोई आदमी प्रश्न लेकर आता है। If some task is initiated when breath is in right nostril and Agni segment is flowing, the good work will be soon over, but there will be some areas of dissatisfaction. A person, though highly placed, may soon be transferred. जैसे कोई अधिकारी आपके पास आता है, पूछता है कि मेरे क्या होगा मेरा, तो will be soon transferred and he will not be satisfied with his transfer. In case of pregnancy, the woman may get mostly a son, but after some complications. अग्नि तत्व क्योंकि किसी न किसी रूप को बदल देता है, तो आपने जो सामने वाले की जो कल्पना है कि मेरा काम इस तरह से होगा, वैसा नहीं होगा, उसके रूप परिवर्तित हो जाएंगे। सम डिस्टर्बेंस विल बी देयर, सम हार्ट बर्निंग विल बी देयर। अब समझिए कि वायु तत्व चल रहा है, आपका दायां स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है। If some task is initiated when breath is in right and vayu segment is flowing inside, the good work initiated will be washed out. The project may get destroyed or abandoned. In case of pregnancy, the woman may deliver a girl child or may have abortion even. क्योंकि वायु तत्व जो है किसी चीज को मूव कर देता है, हटा देता है। इसलिए स्वर शास्त्र में आपके स्वर में किस वक्त कौन सा वायु चल रहा है, उससे आपको हमेशा सावधान रहना होगा। ये देखिए, हठ योग जो है, ये हठ योग की एक ब्रांच है, यह हठ योग इसकी ब्रांच है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जहां भी आप स्पिरिचुअल क्लास में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप यू शुड बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। तो ये उसी का एक सुफल है कि अगर आप अपने तत्वों को भी जानने लग जाएं तो आप
न केवल अपने श्वास को देख पाएंगे बल्कि आप प्रेडिक्शन भी कर पाएंगे, लोगों की मदद भी कर पाएंगे। और आकाश तत्व के बारे में, अगर आपका आकाश तत्व चल रहा है तो जैसा मैंने पहले कहा, इट इज बेटर नॉट टू से एनीथिंग। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न का, जो मित्र जैसे गांधी जी जानते हैं इसको, पिनाकिन जानते हैं, लेकिन जो मित्र नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक निवेदन करता हूं कि आप अपने नोटबुक में एक अलग से पन्ना निकाल लीजिए और हम इस परिकल्पना से चलते हैं कि हम में से सबका स्वर 1 घंटे चलता है। हमारा बॉडी एकदम स्टैंडर्ड ऋषि मुनियों जैसा है, जिसमें 24 संध्या होती है और 1-1 घंटा हमारा स्वर चलता है। अब समझिए 9 बज रहे हैं अभी। 9 बजे एक सुंदर महिला 25 साल की, कंप्लीटली हेल्दी, शी कम्स टू यू। 9 बजे, 9:07 पे वो आपके पास आती है। 9 बज के, आप कहीं लिखते जाइए, 9:07 पे आपके पास कोई महिला आती, ऐसी महिला जो बिल्कुल हेल्दी है। वो आपके पास आके पूछती है कि मेरे बेटा होगा या बेटी। अब आपका स्वर कौन सा चलता होगा? वायु चलता होगा पहली 8 मिनट। तो आप क्या जवाब देंगे? उसके बाद में वो क्या देंगे, वो बाद में बात करते हैं। अभी मैं आपको ये लिखवा देता हूं। बाद में आपके पास एक महिला आती है। वही महिला आपके पास अगर 8:19 पे आती है या 9:19, जो भी आप गिन लीजिए, तो आपका कौन सा तत्व चल रहा होगा? अग्नि तत्व चल रहा होगा। उसके बाद में 9:39, तो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा होगा। उसके बाद में 9:54, तो जल तत्व चल रहा होगा। और 9:57, तो आपका वायु, आपका आकाश तत्व चल रहा होगा। 9:39 के बाद कौन सा? एक बार रिपीट कर दीजिए जरा। ठीक है, 9:07 पे आपके पास आती है तो वायु तत्व चल रहा होगा। 9:19 पे कोई आती है तो आपका अग्नि तत्व चल रहा होगा। 9:39 पे कोई आती है तो पृथ्वी तत्व चल रहा होगा। 9:54 पे कोई आती है तो वो जल तत्व चल रहा होगा। और 9:57 पे कोई आ रही होगी तो वो आपका आकाश तत्व चल रहा होगा। तो आप क्या प्रेडिक्शन देंगे, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर ले 2 मिनट में। गांधी जी, आप कुछ बताइए। इसमें एक ही सवाल है। हाँ जी। ये तत्व जो चलता है वो एस्ट्रोलॉजर का आप बोल रहे हैं ना? हाँ, आपका यस, आपका जातक का नहीं, जो आता है उसका नहीं। जातक के बारे में तो आप जान नहीं पाएंगे ना, आपको ही अपना स्वर देखना है। और दूसरा, ये टाइमिंग जो आपने अभी दिया है वो एवरीडे फिक्स्ड है क्या? नहीं नारायण जी, आप शायद मेरी बात को मैं समझा नहीं पाया आपको। ये जो हम बात कर रहे हैं वो ज्योतिषी का जो स्वर है। सी, वी हैव टू बी ऑलवेज अवेयर ऑफ आवर ब्रीदिंग cycles. So what I am suggesting here is that suppose at 9 o'clock your nostril is working in left side and some woman comes to you at this time 9:07 पे, 9:19 पे, इस तरह से कोई आती है आपके पास, तो आप क्या जवाब देंगे? आई एम सिंपली ट्राइंग टू क्रिएट वन अवेयरनेस। इस तरह, इस क्रम में सोचने की अगर आप आदत डालेंगे तो स्वर शास्त्र जो है वो आपके ज्यादा काम आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है? हाँ जी, गांधी जी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। सर, आपने एक्चुअली एग्जाम्पल ईडा में सिर्फ 2 तत्व का दिया है और पिंगला में 2 तत्व का दिया है। हाँ। और क्वेश्चन ईडा में 5 तत्व का आया है। हाँ, मैं आपको एक, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस। सी, आई कैन नॉट डील विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ शिव स्वरोदय। समय हमारे पास अभी और 15-20 मिनट ही है, ज्यादा हमारे पास है नहीं। ठीक है ना? लेकिन 5 का एग्जाम्पल ले लेते तो अच्छा रहता सर। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप इसी एग्जाम्पल को
आप अपने स्वर दाएं स्वर में भी ले लीजिए, बाएं स्वर में भी ले लीजिए, और उसको आप एक बार होमवर्क के रूप में लिख लीजिए और उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, एंड वी विल व्हाट यू कॉल क्लैरिफाई द पॉइंट्स। ठीक है ना? ठीक है, अब हम चलते हैं। अब जैसे नारायण जी ने हमको कहा, तो आई हैव टू ऐड दिस पॉइंट हियर कि अब मैं आपसे कुछ 15-20 आइटम्स ऐसी बात करने जा रहा हूं जो आपके जीवन में आप समझ लीजिए कि आप खुद प्रश्नकर्ता हैं और खुद ही ज्योतिषी हैं। नारायण जी, ठीक है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब पहले मैं बात करता हूं, चंद्र नाड़ी से शुरू करता हूं। हम It is प्रश्न good. करते हैं ना। It is good for long-term works to be to initiate such things which you expect to be very good over a long period. जैसे आप घर बनाना चाहते हैं, जैसे आप फैक्ट्री डालना चाहते हैं, जैसे आप अपने बेटे की या बेटी की मैरिज फिक्स करना चाहते हैं। It is very good for making a beginning of such good things. Second, I would say it is very good for when you start actually you start यज्ञ, पूजन। रोजाना आप जब पूजा में बैठते हैं या जो भी कुछ मेडिटेशन करते हैं, उसके लिए ये अच्छा है। कोई भी रिलीजियस काम करने के लिए अच्छा है, कोई भी संस्था की स्थापना के लिए ये अच्छा है, मैरिज प्रपोजल के लिए अच्छा है। मैरिज, इफ यू वांट टू प्रपोज, बेटर प्रपोज व्हेन द लेफ्ट नोस्ट्रिल इज वर्किंग। Entering a new house, entering a new premises, entering a new place of work, नया जो आप किराए पे ले रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसमें एंट्री के लिए अच्छा है। फिर ले ए फाउंडेशन ऑफ ए न्यू स्ट्रक्चर, जैसे हाउसिंग लोन में आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये मेरा अपना एग्जांपल है। आई जस्ट जनरली हेट टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ, बट दिस विल बी अ वेरी हेल्पफुल, वेरी करेक्ट एग्जांपल। हम लोगों ने 1986 में या पता नहीं कब हमने हाउसिंग लोन सैंक्शन करने के लिए 12-13 मित्रों ने प्रपोजल रखा था, और उसमें कुछ एक कागज देने का जिम्मा मेरे ऊपर था जिससे कि वो लोन सैंक्शन हो जाए। हमारे जो बाकी के मित्र थे कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी दे दो, लेकिन मेरी दृष्टि से एक दिन डिले करना अच्छा था। तो हालांकि वो कागज मेरे पास था, लेकिन मैंने एक दिन देर से दिया, और जो सैंक्शन हुआ वो डेट बाद में आया। मुझे बहुत गालियां मिली, लेकिन उसी वक्त रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया कि इस तारीख के बाद जिन लोगों का लोन सैंक्शन हुआ होगा उनका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। सो वी हैव सेव्ड अबाउट 70,000 to 80,000 rupees per head as interest. So I am trying to tell you that if we take due advantage of this science, it is a very what do you call, happy win-win situation को जाता है। It is very good for discussing new business. It is very good for taking oath on promotion or on appointments. Then wear new clothes. नए कपड़े पहनना, इसके लिए भी अच्छा है। To start any good साधना, उग्र साधना नहीं, कोई सोबर साधना शुरू करनी हो, गुरु के पास जाना हो, गुरु के पास कुछ जानने के लिए जाना हो, बैठने के लिए जाना हो, तो उसके लिए ये अच्छा है। कोई मंत्र दीक्षा के लिए ये अच्छा माना जाता है। टू मेक डोनेशंस एंड मेक पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, जो हमारे पास हमको किसी को देना चाहिए वैसी चीजें दे देना अच्छा है, और उसके लिए ये नाड़ी अच्छी है, ताकि बाद में कोई झंझट नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं रहता। स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ ए डिफिकल्ट पेशेंट। देखिए, मैं आपको, जो लोग आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रोफेशनल हैं वो मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन आज के वैद्यों को स्वर शास्त्र की उपयोगिता के बारे में कुछ मालूम नहीं, ना ही रिष्ट लक्षण के बारे में मालूम है, ना ही दूत शरीर के बारे में मालूम है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जो लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं या जो लोग मेडिकल प्रैक्टिस में हैं, वो इस तरफ ध्यान दें तो बड़ा फायदा होगा उनको। टू स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ ए डिफिकल्ट पेशेंट। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप कहीं टूर पे गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, पिकनिक पे गए हैं, तो वापस आने के लिए ये नाड़ी
उपयोगी है। जब आप घर लौटने के लिए चंद्र नाड़ी में यात्रा शुरू करना अच्छा माना जाता है। और स्टार्टिंग ए लॉन्ग जर्नी, जैसे आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं या अमेरिका घूमने जा रहे हैं, तब ये नाड़ी काम आती है। अब देखिए, इसमें विसंगति दिखती है आपको, लेकिन ये है स्वर शास्त्र में लिखा हुआ। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो उपयोगी और अनुभूत है। अच्छा, जब गर्मियों में बहुत गर्मी हो जाती है तो आप देखिए बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं वो इसका उपयोग करते हैं। मैंने कई साधुओं को इसका उपयोग करते हुए देखा कि वो चंद्र नाड़ी चलाते हैं और उनमें उनके शरीर में जो डिस्कम्फर्ट होता है गर्मी के कारण वो कम हो जाता है। इसके विपरीत मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यू कैन सी द वीडियो ऑफ रामदेव बाबा कंडक्टिंग ए योग क्लास से अराउंड 5 o'clock in Delhi in severe chill for the soldiers। जो हमारे मिलिट्री के जो सोल्जर्स जैसे सौमित्री जी हैं और ये सब बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने दिल्ली में जब बिल्कुल भयंकर ठंड थी उसमें जब किया था, तो रामदेव बाबा स्टेज के ऊपर पसीने में तरबतर दिखेंगे। आपको चाइना देखना है तो देख लीजिए आप। ये जो जितने भी हठ योगी हैं या जो स्वर शास्त्र के जानकार हैं, वो सूर्य नाड़ी चलाकर अपने शरीर का तापमान एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए आपको हिमालय में भी ये खुले शरीर में घूमते हुए नजर आएंगे। नारायण जी ने अभी कहा था सुबह में कि एक स्वर ज्यादा चला, तो शिव स्वरोदय में इस तरह का उल्लेख आता है कि जब एक स्वर अत्यधिक चलता है, ज्यादा चलता है, तो किसी न किसी बीमारी का ये इंडिकेशन है कि आपका शरीर एडजस्ट कर रहा है उसको। सो बेटर इफ यू नो आयुर्वेद, यू विल बी इन अ पोजिशन टू रिकवर फास्ट। उसमें लिखा है कि कुछ लोगों का स्वर अगर 7 दिन एक ही स्वर में चले तो कुछ बीमारी होती है, 15 दिन चले तो एक ही बीमारी होती है। 6-6 महीना लोगों का उल्लेख है इसमें, 6-6 महीने तक एक स्वर में रहते हैं, मृत्यु सुनिश्चित है। तो आयुर्वेद के साथ भी इसका संबंध है अगर इसको जोड़ा जाए तो। अब मैं चलता हूं इसी के सूर्य नाड़ी के जो उपयोग है उसके बारे में। इट इज वेरी गुड फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स। जैसे आप किसी सौदे को पूरा करना चाहते हैं तो सूर्य नाड़ी में पूरा करें उसको। अगर आप कोई वेपन चलाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जैसे सौमित्री हैं, हमारे सुनील शर्मा जी हैं, ऐसे लोग जो हथियार से जुड़े हुए हैं, जैसे राघव पटेल जी हैं, तो वेपनरी जब हमको सीखनी है या उसको उपयोग करना है तो सूर्य नाड़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें पौरुष है, इसमें फिजिकल शक्ति का प्रयोग है। इसलिए इट इज वेरी गुड फॉर रूटीन वर्क। जैसे लठ चलाना है, आपका डे टू डे ऑफिस वर्क है, इसके लिए ये अच्छा है। इट इज वेरी गुड फॉर रिपेयरिंग वर्क, नॉट न्यू वर्क्स। जैसे गाड़ी आपकी खराब हो गई तो आप इसके लिए, आपको कोई पेंटिंग शुरू करनी है तो आप चंद्रनाड़ी में शुरू कीजिए। आपको कोई नया गीत बनाना है, कोई नई रचना करनी है तो आपके लिए चंद्रनाड़ी अच्छी है। लेकिन उस पर अगर एक्सटेंशन करना है, कुछ नया काम करना है, कुछ जोड़ना है उसमें, तो सूर्य नाड़ी है। रिपेयरिंग वर्क, कोर्ट केसेस, वॉर्स, बैटल्स, इसके लिए अच्छा है। डेली एक्सरसाइज और रेसलिंग के लिए अच्छा है। मल्ल युद्ध, इट इज वेरी गुड फॉर लॉटरी एंड व्हाट यू कॉल, क्या बोलते हैं उसको, सट्टा खेलना, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव मार्केट, उसके लिए ये अच्छा है। देन स्टार्टिंग ए डिफिकल्ट साधना, समझिए आप कर्ण पिशाचिनी साधना की शुरुआत करने जा रहे हैं, श्मशान साधना की आप सोच रहे हैं, तो एक्चुअल टाइम पे जब आप साधना करने बैठते हैं तो सूर्य नाड़ी व्यवत है। एक्चुअली बाइंग ए प्रॉपर्टी, नॉट प्लानिंग, वास्तुशास्त्री जो हैं उनके ये काम आएगा। एक्चुअली बाइंग ए प्रॉपर्टी while signing the document, actually selling the property, opening a new book of accounts। आपके अकाउंट्स तो आपके पास होते ही हैं, लेकिन जब आप दिवाली पे एक नई किताब शुरू करने जा रहे हैं या नया पन्ना जोड़ने जा रहे हैं, एज आई सेड, रिपेयरिंग वर्क, एक्सटेंशन वर्क, इट इज गुड फॉर दैट। Then holding talks with competitors and administrators,
जैसे आप कलेक्टर से बात करने जा रहे हैं, आप अपने बॉस के साथ बात करने जा रहे हैं, आप किसी मंत्री के साथ बात करने जा रहे हैं, तो आपकी सूर्य नाड़ी आपको बल देती है और सफलता भी देती है। इट इज वेरी गुड फॉर रिटर्निंग होम। जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वापस आने पर, आप जब वापस आने के लिए पिकनिक से चले तो आपको चंद्र नाड़ी में चलना चाहिए, और जब घर में प्रवेश करें तो आपको सूर्य नाड़ी में प्रवेश करना अच्छा है। एंड फॉर टेकिंग अप शॉर्ट जर्नीज, इसका एक उपयोग आपने ये भी देखा होगा कि हम जाने अनजाने, ये सभी लोग जानते हैं कि भोजन के बाद वाम कुक्षी का एक रिवाज है भारत में। वाम कुक्षी यानी कि बाएं हाथ के नीचे आप कुछ चीज रख दीजिए, तकिया रख दीजिए या बाईं करवट लेट जाइए, तो उससे आपका सूर्य स्वर शुरू हो जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ती है, पाचन बढ़ता है, पाचन अच्छा होता है। ये इसका एक उपयोग है। अब मैं इसके अंत की तरफ आ रहा हूं। एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, आप उसको बाद में उपयोग कीजिएगा उसका। श्वासस्य प्रतिकूलता यदि दिने भानोर्वपुर्वेदना शीतांशो कलह कुजस्य मरणं दूरप्रयाणं विदः राजापद्धिषणस्य शुक्रदिवसे कार्यस्य कस्यापि नो सिद्धिर्मन्ददिने स्ववीर्य कृषिनाशो दिवादळादयः। ये प्रश्न मार्ग का श्लोक है। इसका सारांश ये है, इसको आप गा कर रट लीजिएगा तो बहुत काम आएगा, कि अगर सूर्य नाड़ी आपकी आदित्यवार को नहीं चलती, देखिए मैंने आपको अभी टेबल में लिखवाया कि सूर्य नाड़ी कौन कौन से दिन में अच्छी है। तो जो जितने उग्रवार हैं, जैसे सोमवार, रविवार, मंगलवार और शनिवार, ये उग्रवार में माने जाएंगे। इसको पहली जब होरा चलेगी तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, मैंने आपको लिखवाया उसमें। और सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को, संभवतः बुधवार को भी, लेकिन बुधवार को मैं छोड़ दूं अगर, तो सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, इस पर यह श्लोक मैंने जो गाकर सुनाया आपको वो है कि अगर इतवार को अगर आपका स्वर विपरीत है, यानी कि इतवार को चलना चाहिए सूर्य, लेकिन आप जब जाग रहे हैं सूर्योदय के समय पर और अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो क्या होगा। श्वासस्य प्रतिकूलता यदि दिने भानोर वपुर वेदना, वपु यानी कि शरीर, शारीरिक वेदना, इसका परिणाम ये होता है। अगर सोमवार को अगर ये होता शीतांशो कलह, यानी कि बेकार में झगड़े होंगे, छोटी छोटी बात पर मन मुटाव हो जाना, हो सकता है कि आप कंफर्टेबल ना हो किसी के साथ बात करने में, ऐसी संभावना है। तो आप अपने जीवन को शांत रखना, हमने तो पहले ही कहा, दूसरे दिन हमने कहा था कि हमको मन निर्भर रखना है, शांत रखना है, ताकि हमारी बुद्धि तीक्ष्ण बनती चली जाए और हम प्रश्नों को समझ सके। इसलिए जरूरी है कि आप जब आपका स्वर विपरीत हो सोमवार के दिन, तो आप ये एंटिसिपेट करिए कि आज झगड़े हो सकते हैं, बेटर अवॉइड इट, बी कॉन्शियस ऑफ इट, इससे सावधान रहे। कुजस्य मरणम, बहुत संभावना है कि मंगलवार को अगर आपका स्वर विपरीत चले यानी चंद्र स्वर चले तो संभावना है कि आपको किसी के मृत्यु का समाचार मिले, किसी के एक्सीडेंट का। मृत्यु एक प्रतीक है, बुरे समाचार की संभावनाएं अधिक हो जाती है। दूर प्रयाणम विदः, बेकार की यात्राएं, कोई आपको बुला ले कि भाई आप 3 बजे मुझे फला जगह मिली और वो आए ही नहीं, बेकार दूर आपको कहीं बुला ले, कोई वेस्ट ऑफ टाइम आपका हो सकता है। दूर प्रयाणम विदः राजा पद्य क्षणस्य, गुरुवार के दिन
आपको राजकीय आपदाएं आ सकती हैं, टैक्स की नोटिस आ सकती है, कोई पनिशमेंट की बात हो सकती है, हो सकता है पुलिस वाले आपको सिग्नल तोड़ने के लिए मेमो भेज दे। राजापद्धि शुक्र दिवसे कार्यस्य कस्यापिनो सिद्धि। शुक्र दिन को अगर आपकी नाड़ी विपरीत चलती है तो किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने काम रोक दें, नो, इन टुडेज लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आप इससे आप सावधान रहिए, बी अवेयर ऑफ दिस दैट यू मे नॉट सक्सीड। सिद्ध मंद दिने स्ववीर्य कृषि नाशो दिवादड़ादय, यानी कि अगर शनिवार को अगर आपकी नाड़ी विपरीत चलती है, यानी कि अगर चंद्र स्वर चलता है, तो आपका जो पुरुषार्थ है, आपने जो काम किए हैं वो कृषि, अगर आप खेती से या कमोडिटीज के साथ जुड़े हुए हैं तो वो जिससे अन्न बनता है वैसी चीजों में आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये श्लोक पूरा निगेटिव है, इसलिए आप इसको, मैंने नेगेटिव इसलिए चुना है कि अगर पॉजिटिव चुनने जाऊंगा तो काफी इसका लंबी लिस्ट बन जाएगी। और मैंने आपको एक छोटा सा टेबल, मैंने आपको 15, 20, 25 आइटम लिखवा दिए हैं, वो पॉजिटिव की तरफ है। ये आपकी सावधानी के लिए है, ये ज्योतिषी के लिए है। ज्योतिषी जो स्वयं, जैसे नारायण जी हैं या गांधी जी हैं या रावल साहब बैठे हैं, उनके लिए ये श्लोक। अब इसी तरह से ये मैंने वार की बात की। अब हम सब जानते हैं कि वार एक व्यवहारिक सत्य है। हमारे यहाँ गुरुवार है तो वहां पर कहीं किसी देश में शुक्रवार है, किसी देश में बुधवार है, क्योंकि वो एक अलग रचना है। जैसे हमने कहा था, रवि शुक्र बुध विदु मंद गुरु फिर भौम, इस तरह से। लेकिन जो वैश्विक सत्य है वो तिथि है, क्योंकि तिथि एक यूनिवर्सल घटना है। तो उसके बारे में स्वर शास्त्र ये कहता है कि जब शुक्ल पक्ष चलता है, यानी कि शुक्ल पक्ष यानी कि ईड़ा नाड़ी से जुड़ा हुआ, चंद्र से जुड़ा हुआ, तो आपको 1, 2, 3 आपको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14 और पूर्णिमा, इन तिथियों को सूर्योदय के समय, यानी कि जब पहली होरा शुरू होती है, तब आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। और इन्हीं तिथियों को, यानी कि 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14 और अमावस्या, इन दिनों में आपको चाहिए कि आपका सूर्य स्वर चले। इस तरह से अगर आप रात में करवट ले लेकर अगर आप अपने सूर्य को, अपने स्वर को मैच करते हैं, तो स्वर शास्त्री कहते हैं कि आपकी सफलता गारंटीड है। दूसरा क्या बताया आपने? एक पहले शुक्ल पक्ष का बताया और बाद में कृष्ण पक्ष क्या बताया आपने? 1, 2 वही तिथियां, लेकिन पूर्णिमा की जगह पे अमावस्या हो जाएगी। इन तिथियों को आपकी सफलता का चांस ज्यादा है। अब जहां तक इस चीज की वकालत की बात है, तो मैंने अपने वर्षों के अनुभव में पाया है कि तिथि हालांकि वैश्विक सत्य है, लेकिन वार के संदर्भ में यह श्लोक बहुत ही सत्य मुझे नजर आया। अब आपका अपना अपना अनुभव होगा, आप सभी विद्वान हैं तो इसका प्रयोग करिए। लेकिन मैंने आपको दोनों चीजें बताई, आपको जो रीति, जो सिस्टम आपको अच्छा लगे उसको आप अपना लीजिए। मेरा काम है यहाँ पर आपकी रुचि को जागृत करना, इसलिए मैंने दोनों विधियां, तिथि की भी बताई मैंने आपको और वार की भी मैंने आपको इच्छनीयता बताई कि कौन सा स्वर चलना चाहिए। अब मैं इसके साथ में आप अंतिम में चीज पर आ रहा हूं। एक श्लोक मैंने शिव स्वरोदय से चुना है कि न तिथि ही न च नक्षत्र न वारो ग्रह देवता न च विष्टि व्यतिपातो वैधृत्याद्यास्तथैव च। स्वर शास्त्र जो है वो एक ऐसा शास्त्र है, हठयोगियों के साथ, नाथ संप्रदाय के साथ, मेरे और आपके साथ, जो भी साधक हैं, जो भी इन चीज़ों का अनुसंधान करते हैं, उन सब के लिए ये शास्त्र न तो तिथि के हिसाब से चलता है,
न नक्षत्र के हिसाब से चलता है, न वार के हिसाब से, न ग्रह देवता के हिसाब से चलता है, न इसमें कहीं विष्टि होती है, न कहीं व्यतिपात होता है, न वैधृत आदि जैसे योग होते हैं इसमें। ये सारी चीज़ों से ऊपर आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ एक मोस्ट सेक्युलर शास्त्र है। इसमें कहीं किसी देवता का अनुसंधान नहीं आता, कोई मंत्र जाप का कोई विशेष कहीं हमने कोई सलाह नहीं दी कि आप मंत्र कीजिए, कुछ कीजिए। आप केवल अपने श्वास को देखिए और उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए और उसके हिसाब से आप समाज को मार्गदर्शन दीजिए। यही जीटीओ का लक्ष्य है कि ऐसे साइंस का अनुसंधान हो, आपके प्रयोग भविष्य में काम आएंगे सबके, और उसको कंपाइल करके आप कहीं पब्लिश कीजिए अपने ढंग से और लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। अब किसी के पास कोई इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी 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 नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। ये जो आवाज नहीं अभी आ आ रही। रही है मैं चोखो नहीं आ तब हाँ હવે અવાજ આવતો છે। हाँ जी। હવે આમાં એક વસ્તુ પ્રાકૃત જેને આપણે કહીએ છીએ, પ્રાકૃતની અંદર શિવજીના ડમરૂનો ઉલ્લેખ મળે છે। हाँ એમાં એક વસ્તુ એવી કહેવાય છે જેને આપણે નાદથી પણ જોડી શકીએ। આયોન રુનરોલ જે ડમરૂ વાગે છે તો તેમાંથી જે સ્વરો નીકળે છે, શિવ સ્વરોદયોની જે આપણે વાત કરીએ છીએ, જેમ કે વોકલ, સાયન્ટિફિકલી ડોક્ટર મેડિકલ લેંગ્વેજમાં જેને વોકલ કહેવાય છે, કંઠ, આપણે ત્યાં કંઠશાસ્ત્ર છે, એકચ્યુઅલી ફોનેટિક્સ પર વર્ક કરે છે। મારો પ્રશ્ન એવો છે, બધા જ્ઞાની છો એટલે મને થોડીક અભ્યાસનો વિષય છે, કદાચ કંઈ જ્ઞાન મળી શકે, કે આપણે જ્યારે આ જ બધી વસ્તુઓનું ધ્યાન ધરીએ છીએ, હું મોટાભાગે એવું કરતો હોઉં છું કે હું આંખ બંધ કરીને સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે જેનાથી મારે બહુ યાદ શક્તિમાં થોડો વધારો થઈ જાય। તો ત્યારે મને ભ્રુકુટ ઉપર હંમેશા અહીંયા ધ્યાન હોય છે, તો મને એક કેસરી કલર દેખાય છે, કોઈક વખત લાલ રંગ દેખાય છે। તો આ કેમ થાય છે એ આપમાંથી કોઈ જ્ઞાનીજન કંઈક જણાવી શકો તો? મોટા ભાગે હું એવું નથી કહેતો કે આપણે આ અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે જ નહીં, હું ભગવાનનું નામ લઉં છું ત્યારે પણ, અથવા તો અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે વાત કરતો હોઉં ને કોઈ વિવેકવાળી કોઈ વસ્તુ જ્ઞાન પ્રાપ્તિની હું મેળવતો હોઉં તો મને લાલ અને કેસરી રંગ વારંવાર જોવા મળે છે। આના વિશે કોઈ જાણતું હોય તો જણાવવા નમ્ર ધન્યવાદ। આ પ્રશ્ન પણ થઈ ગયો એ રીતે તમે કહેતા હો તો મારી અત્યારે કયો સ્વર ચાલે છે એ પણ જણાવી દઉં। कपिल भाई, ये तो आप मुझे 1-to-1 में पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़े हाँ राइट, यू आर राइट। 1-to-1 में अच्छा अलग ये है, तो यू कैन कॉल मी। एक्चुअली स्वर शास्त्र का ये जो आपने जो आपके सबके सामने बता नहीं सकते। आपके क्वेश्चन का जो पूर्वार्ध है उस पर मैं कह दूं कि शिव जी के डमरू से 14 स्वर निकले थे, 14 आवाजें साउंड निकले थे। हाँ उससे हाँ। पाणिनि ने पूरा व्याकरण बनाया है। और हाँ, जो आप कह रहे हो उसके हिसाब से उसी दिशा में कंठ शास्त्र जिसको आपने कहा, जो फोनेटिक्स जो है, उसके ऊपर हम आगे एक लेक्चर लेने वाले हैं जिसको हम प्रश्नाक्षर कहेंगे। प्रश्न के अक्षर पे से उसका जवाब देना है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। जी, इस शास्त्र से जुड़ा हुआ कोई अगर प्रश्न है तो बताइए। इसी शास्त्र से इतना प्रश्न है अभी तो कि जैसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ तो उसके आप कैसे जवाब देंगे, यानी उसी तरह से वो जो नाड़ी स्वर से आपने पूछा बताया उसी तरह कि जैसे आज एक मेरी मीटिंग है 11 बजे है, तो वो मेरे लिए भी इतनी इम्पोर्टेंट है और मेरे सारे कलीग के लिए। हमारी जॉब आज मार्च महीने में खत्म हो जाएगी या आगे रहेगी, इसका ये प्रश्न आज ही होने वाला है। 11 से 1 तक मीटिंग चलने वाली है। कोई होमवर्क मैंने नहीं किया है तो उसके बारे में अगर आप जी, मैं आप सभी मित्रों से एक ही निवेदन करूंगा कि हमारे इस ये जो कार्यक्रम जो कोर्स चल रहा है उसका उद्देश्य, हालांकि मैं आप त्रिवेदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो रूल है उसके हिसाब से
ये शायद इच्छनीय ना हो कि हम व्यक्तिगत प्रश्नों जी। का उत्तर दें यहाँ पर, लेकिन 1-to-1 में ये किया जा सकता है। जी ठीक है। हमारी शुभकामनाएं। मैं आपको और एक समाचार दे दूं कि हमारे जो प्रतिभागी हैं डॉक्टर सुनील शर्मा, उनका आज ऑपरेशन होने वाला है, लेफ्ट कंधे का उनका कुछ ऑपरेशन है, तो हम सभी प्रतिभागी मिलकर उनके लिए शुभकामना करें कि आज वो स्वस्थ हो जाएं शाम को। और कोई प्रश्न है तो बताइए सर। जी क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ करिए। नहीं धन्यवाद। नहीं, माफ, इसमें आपका दोष नहीं है। सवाल यह है कि ये जी, जी। प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं बना है, इसलिए मैं आई कैन नॉट यूज दैट 1-to-1 प्लेटफॉर्म। में आप 1-to-1 में पूछ सकते हैं कभी ऐसा कभी कोई कभी problem नहीं है, एनी हम टाइम, लोग एनी सब साथ में। टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम। थैंक यू। आज के गुरु आए हुए हैं, महेंद्र भाई भी आज हैं, हाँ, महेंद्र भाई भी, उनको प्रणाम करते हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। हिमांशु भाई, हाँ जी, बहुत ही अच्छी तरह आपने सर्वोदय शास्त्र में चंद्र सूर्य के बारे में और सुषुम्ना के बारे में सारी बातें बताई। पूरा टेबल के हिसाब से जो आपने बताया उसी से सारी चीजें लिखी भी है। लेकिन मेरा निवेदन यही था आपसे कि ये अगर पीपीटी में बनाया हुआ है आपने कुछ पीपीटी में 300 सी इट्स ए ह्यूज लिटरेचर, अराउंड 500 श्लोक, over 100 subjects relating to health, relating to yoga, relating to so many things, marriage, वर्षा विज्ञान, सभी कुछ है। इसको पीपीटी में करने से अच्छा है कि आप शिव स्वरोदय डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ठीक है, मिलता सही नहीं बात ना, है। मैं बोला कोई आपने कंसाइज बताया कर not सकते हैं available तो, है जी, कोई कंपाइल जी, करके जी। कंसाइज कर सकते हैं तो देख लेते थे। मैंने एक किताब बस- लिखना शुरू किया है और वो मे बी GTU विल पब्लिश इट, आई होप। नाम निकालेगा, आई तो। ये बहुत सारी चीजें आपने बता दी, वो तो नोट कर ली हमने ऐसे टेबल के हिसाब वो से। मेरे ख्याल से आपको तो सब आता है, लेकिन हाँ, जो हाँ। लोग मेरी तरह हैं, जो लोग शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये टेबल भी काफी है। नहीं, आपने उस दिन बताया कि वो शिव स्वरोदय का बुक है, वो नॉट अवेलेबल इन द मार्केट ना। नहीं, पवन विजयोदय इज नॉट अवेलेबल। नहीं, उस दिन मैं आपको शिव स्वरोदय मैंने आपको बताया शिव था। स्वरोदय इज, मैंने डाउनलोड किया है। नहीं, शिव स्वरोदय। सो मेनी बुक्स आर देयर ऑन शिव स्वरोदय। आपके पास जो बुक है ना, मैंने उस दिन आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप उसका फर्स्ट पेज में, कवर पेज जो है ना, नहीं, वो मेरे उसके पास वो कॉपी जरा चंडी भेज है, दीजिए। वो मैगजीन मेरे पास जो है वो चंडी है। चंडी मैगजीन का मैंने वो कवर पेज दिखाया था। शिव स्वरोदय तो आपको बहुत सारे संस्करण है, कहीं भी डाउनलोड कर लीजिए आप। नहीं, कौन सा लेना है वो मैं नहीं, देख नहीं, रहा ऐसा था नहीं तो है। बहुत हाँ? हमको तो श्लोक से मतलब है। ओनली सब पारिभाषिक, एवरी बुक ऑन शिव स्वरोदय इज वेरी वेरी पारिभाषिक। आपको उसमें डिटेल नहीं मिलेगा, सही बात है। सब पारिभाषिक है। कोई भी डाउनलोड कर लीजिए आप, पढ़ने के लिए अच्छा है। हाँ जी, राणा जी। महेंद्र भाई के केवा मांगे हाँ जी, महेंद्र भाई, તમારા તમારું માઇક બંધ છે। म्यूट છે माइक अनम्यूट करो। માઇક म्यूट है, म्यूट। માઇક તમારું મ્યુટ છે। ના નથી થયું, फोन કરીને કહેજો। म्यूट છે। સંભળાતો નથી મહેન્દ્રભાઈ, તમારો અવાજ સંભળાતો નથી। ચાલો કઈ વાત નહીં। હા, રાણાજી બોલો, રાણાજી। સર, આજે જે આપણે વાત થઈ આયુર્વેદ પર વાત થઈ કે સ્વર શાસ્ત્ર પર વાત થઈ અને જ્યોતિષ શાસ્ત્રની બી વાત થઈ। થોડું એની અંદર મેં મારું ઓબ્ઝર્વેશન જે મેડિકલ સાયન્સ રિલેટેડ જે છે હાજી, એમાં હાજી। ચંદ્રનાડી અને સૂર્યનાડી, જે એક ચંદ્રનાડી તમે કીધું કે એ એકચ્યુઅલી કફ પ્રધાન છે અને સૂર્યનાડી જે છે એ પિત્ત પ્રધાન છે। હવે જો કહેવાય મેડિકલ સાયન્સની અંદર જે મેન્ટલ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ છે, જે મનની વિચલિત થવાના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે, એમાં ડિપ્રેશન ને એન્ઝાયટી મેન છે। બેન છે। હવે જે લોકોમાં ડિપ્રેશનનો પ્રભાવ વધારે જોવા મળે ને, એટલે ચંદ્રનાડીનો પ્રભાવ અને એ લોકોની પ્રકૃતિ જે કફ પ્રકૃતિ વધુ જોવા મળે અને એ લોકો ભૂતકાળ સાથે વધારે જોડાયેલા છે, એટલે ડિપ્રેશનનો શિકાર થાય છે। હવે જે લોકોની પિત્ત પ્રકૃતિ જ્યારે વધે છે, એટલે એવું કહી શકાય કે સૂર્યનાડી વધુ એમની સક્રિય થાય છે, ત્યારે એન્ઝાયટીનું પ્રમાણ, એન્ઝાયટી એક એવી અવસ્થા છે કે જેમાં ઉદ્વેગ થોડો વધે, વિચલિતતા વધે, ચિંતા વધે। તો એ ચિંતા એ સૂર્યનાડી સાથે જોડાયેલી છે અને એ લોકો વધારે ફ્યુચરિસ્ટિક હોય છે, એટલે ભવિષ્ય વિશે વધારે વિચારતા હોય।
હવે વાત આવે છે જે આપણી સુષુમ્ના નાડી છે. તો સુષુમ્ના નાડીમાં એક મેડિકલ સાયન્સમાં ટર્મિનોલોજી છે IBS, ઇરિટેબલ બોલ સિન્ડ્રોમ. હવે આ એક પ્રકારનું એવી એસિડિટી કે ગેસની સમસ્યા છે જે મેડિકલી ટ્રીટ નથી થઈ શકતી. એટલે કે એને એસિડિટીની દવા આપવાથી એની ગેસની એસિડિટી મટતી નથી. ઘણી વખત આપણે જોયું હોય કે ઘણા પેશન્ટો એસિડિટી ગેસની કમ્પ્લેન રેગ્યુલરલી કરતા હોય, એ ફિઝિશિયન પાસે જાય પણ ટ્રીટ નથી થતું. એનો પ્રોબ્લેમ એના ગટ સાથે જોડેલો છે, એટલે કે એના પેટ સાથે જોડેલો છે. હવે જ્યારે એનું મગજ વધારે એક્ટિવ થાય છે ત્યારે એનું ગટ વધારે એક્ટિવ થાય છે, એટલે એન્ઝાયટી વધી જાય છે, એટલે ગેસ્ટ્રાઇટિસ થાય છે. તો સુષુમ્ના વિચાર વાયુ સાથે જોડાયેલી છે. વાયુ જે પ્રકૃતિ પ્રધાનતા છે, તો એના લીધે વિચારોની ગતિ વધી જાય, એટલે વિચાર વાયુ વધવાથી આ વસ્તુ થાય. તો આ બધી જ વસ્તુ આમ જોવા જઈએ તો સર આમ મેડિકલ સાયન્સ સાથે બી કનેક્ટેડ છે. ભલે એ લોકો આપણને એવું નથી કે ડાયરેક્ટલી સમજાવી શકતા કે આ બધું કનેક્ટેડ છે કે સ્વીકારી નથી શકતા, પણ મેં આ જે જોયું અને હું આ થોડું કફ પ્રકૃતિ, વાયુ પ્રકૃતિ ને આપણી જે પિત્ત પ્રકૃતિ એના ઉપર થોડું લખવાનો પણ છું, એટલે એના ઉપર ભવિષ્યમાં શેર કરીશ. એના ઉપર તમે લખો ને જ્યારે સાહેબ, ત્યારે તમે એ પણ જોજો કે આયુર્વેદમાં કફ, પિત્ત અને વાયુ જ નહીં પણ દૂત નાડી અને ભૂત નાડી ઉપર પણ લખવાનું હોય છે. ઓકે. જ્યારે ન સમજાય એવા રોગ હોય છે, જેમ કે અચાનક માણસોનો અવાજ બદલાઈ જવા, બિહેવિયર બદલાઈ જવું. See, I am not against the modern research, right, but I am telling you that there are cases which are beyond the reach of science. Now, for the sake of it, I am giving an open challenge to the medical doctors. May it be American doctor or Indian doctor or whatever doctor, this doctor, that doctor, I don't mind. आप मुझे ये बताओ कि हमारे दो नथुने क्यों हैं? बस, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे. लेकिन मेरे स्वर शास्त्री आपको इसका जवाब देते हैं. आपके पास कोई जवाब है क्या? आपने इस थियरी को कहीं आपने प्रूव किया है क्या? हमने प्रूव किया है. आपको मानना है मानो, ना मानना है कोई बात नहीं. राइट. सीधी सी बात है. चैलेंज है मेरा चैलेंज है. अगर कोई लेना चाहे तो चैलेंज लेके दिखाए. आपकी बात से ना सर एकदम सही है, मगर क्या है आज के जो डॉक्टर्स वगैरह है ना, जो मैं तो रोज I don't give a damn to doctors. You know, doctors in my view are still students. Yes. You may be having a postgraduate degree and an experience of 30 years, but give me answer. Why 2 nostrils? If you cannot answer my question, you are no student of medical science according to me. Maybe. I want an answer. I'm not challenging you for any bout or anything. It's an academic challenge. Please take it. Absolutely right. जब आप मुझसे सवाल पूछ सकता तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना. सही बात है. बहुत बढ़िया. ये तो सब विद्यार्थियों का ये मंच है. अगर कोई अपने आप को ऋषि मुनि समझता है तो ठीक है, हम उससे उस तरह से बात करेंगे. जी, एनी मोर क्वेश्चंस? मैं बहुत कई बार एक्साइट हो जाता हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो મિસ્ટેક તો નથી કરી ને, એટલે કઈ એવું નથી થયું ને, મેં એક્સપ્લેન No, સાહેબ, it is see, I don't take anything personally. કે જે કોઈ હું આવું વિચારી રહ્યો હતો આના પર. ના સાહેબ, વ્યક્તિગત ના લો. મારો પણ કોઈને ચેલેન્જ વ્યક્તિગત નથી. હું વૈજ્ઞાનિકોને ચેલેન્જ કરું છું. જે મારા શાસ્ત્રની ઉપર હસે છે ને, મારો એને ચેલેન્જ છે. રાઈટ, સાચી વાત છે. મારા શાસ્ત્ર ઉપર હસવાનો અધિકાર હું જીવતો છું ત્યાં સુધી કોઈને નહીં આપું. બિલકુલ. હિમાંશુજી, આ તમારી અત્યારે સૂર્યનાડી ચાલતી હશે એવું સમજી શકાય? ના. જી. એક વસ્તુ કહું ત્રિવેદી સાહેબ, ઓફ ધી લાઈન, કે દરેક વસ્તુમાં જ્યોતિષને વચ્ચે લાવવાનો અર્થ નથી. વ્યવહારિક દુનિયામાં આપણે સામાન્ય માણસની જેમ જીવવું જોઈએ. જ્યારે કોઈને મદદરૂપ થવાનો સમય આવે ત્યારે કેમ આપણે હાથથી પણ એને ઉપાડીએ છીએ, પગથી દોડીએ છીએ, માથાથી એને દવાઓ આપીએ છીએ. એવી રીતે આપણે જ્યોતિષનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જ્યોતિષથી આપણે 24 કલાક એમાં ડૂબી રહીએ તો એ આપણા માટે સારું નથી. કોઈ બી કામ નહીં કરી શકते. વાત સારી છે. આજ શું થયું છે હવે
એક પડી ગયો છે કે નાની નાની વાતમાં પેલું ઓબ્ઝર્વેશન હતું ને તે સ્કેલેબલ થઈ ગયું છે થોડું, એટલે નાની નાની વાત પર ધ્યાન આપવાની કદાચ બીમારી થઈ ગઈ છે, એ દવા કરાવવી ના, પડશે. શરૂઆતમાં ધન્યવાદ. એક અવેરનેસ માટે સારું છે, અવેરનેસ હોવી જોઈએ, જી, પણ જી, જી. દરેક વસ્તુમાં, અને મેં કીધું એમ, આપણા પોતાના માટે આ શાસ્ત્રનો ક્યારે ઉપયોગ કરવાનો, ક્યારે કરશો જી, નહીં, જી. તમને સફળતા નહીં મળે. જી, જ્યાં સાચી વાત છે જ્યાં તમારી. સ્વાર્થ આવે છે ને, એક આટલો નાનો સ્વાર્થ આવે છે ને, ત્યાં પણ આ વિદ્યા પોતાના માટે કામ નથી કરતી. સાચી મારે માટે મેં આપ પૂછવું સૌ મારે પૂછવું હોય તો હતો. હું મહેન્દ્રભાઈને પૂછું છું, પિનાકીનભાઈને પૂછું છું. એમને પૂછવાનું હોય ત્યારે એ મને પૂછે છે. પોતાના સ્વાર્થમાં, પોતાના ઇશ્યુઝમાં ક્યારે જંપલાવું. સાચી વાત છે, જી જી જી. મારી વાત સાચી છે. આપણો ઈલાજ આપણે ન કરવો જોઈએ ઇનડાયરેક્ટલી, આ ફોર્મ્યુલા સાચી વાત છે આપની. પોતાના સ્વાર્થ માટે આ વિદ્યાનો ઉપયોગ ક્યારે ન કરવો, એવું ઋષિ મુનિઓ કહી ગયા છે ને, આપણે માનીએ છીએ. હા, ના માનવું જ જોઈએ, ખરી વાત છે આપની. કારણ કે સ્વાર્થથી જ બધું હા. નષ્ટ થઈ જાય છે. એના કરતા નિર્દોષ ભાવે, નિસ્વાર્થ ભાવે કર્યું હોય તો ઈશ્વર સેવા જેટલું જ મહત્વ એને કુદરત આપે છે. સાચી વાત. આ સમાજલક્ષી ખૂબ ખૂબ વિદ્યા છે, સમાજલક્ષી જ આપણે રાખવાની છે. એટલા માટે જીટીયુ જી. ને આ એક યોગ્ય લાગ્યું છે કે આપણે આ વસ્તુને સમાજ સામે લાવીએ. और कोई देख- प्रश्न हो तो उस पर बात करें, नहीं तो फिर हम समाप्त करें आज का सेशन. यानी आज आपने वो 2 पेपर कुछ लेने के लिए बताया था कि इंस्ट्रक्शन. नहीं, वो इसीलिए मैंने कहा था कि आप लिख सकें इस तरह से. अच्छा, आप इस तरह से हमने तो लिख सकते नोटबुक भी प्रैक्टिकली कर दिया हमने, ये सारी चीजें लिख रहे थे हम लोग. हाँ, बस नोटबुक में लिख रहे थे. मुझे लगा कि कुछ एक्सरसाइज करना है. एक्सरसाइज मैंने आपको जो सवाल दिया कि समझिए 9:07 पे कोई लेडी हाँ. आपके पास आती है, जस्ट ट्राई योर हैंड ऑन दिस. ठीक है, ठीक है. तो आपके पास कोई प्रश्न पूछने आएगा तो आप तो गणित के तो एक्सपर्ट हैं. आप गणित से तो कुंडली बना के उसका जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन जब कोई आपके पास आता है तो इमीडिएटली आप ये ध्यान रखिए कि आपके कौन सी तरफ कोई आ रहा है. मे बी इट विल हेल्प, इट विल स्ट्रेंथन योर हैंड्स. नहीं, अंत में क्या मैं क्या बोलता हूँ कि सभी ज्योतिष विद्या या तरह तरह की जो विद्या आप सिखा रहे हैं या जो भी दुनिया में अवेलेबल है, इसके निर्माता या जो भी ज्ञानी जो है वो महादेव भगवान है. और हमें पार्वती देवी के में आभार प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि जो भी सिंपल, जैसे शिव सरोदय को भी बोलते हैं कि पार्वती देवी ने पूछा, आपने इतनी बड़ी बड़ी विद्या निकाली, किसी को कुछ समझता नहीं है, इतने 12 राशि, इतने 27 नक्षत्र, कौन क्या करेगा, तो आप सिंपल बताइए. तो उन्होंने भी शिव सरोदय बताई, ये भी करोगे तो आदमी अच्छा हो जाएगा. फिर एक अष्टक वर्ग करके आया था, ये बड़े बड़े कैलकुलेशन कौन करेगा. सिंपली आपको आप बताना चाहिए, ये इस भाव को इस ग्रह ने 4 से मार्क ज्यादा दिए या राशि को 28 से ज्यादा मार्क दिए, चलो आप आगे बढ़ो, आपका सवाल कर सकते हैं. तो सही. ये सभी सवाल पार्वती माता ने शंकर को पूछा था और बताया था. आपको बहुत क्लिष्ट शास्त्र मत बताओ, आप सिंपल हमें बताइए, तो दुनिया को पता चलेगा. तो ये इसलिए अंत में हम पार्वती माता का और शंकर भगवान का आभार मानते हैं कि इनकी वजह से हमें ये सब शास्त्र मिले हैं. ये डॉक्टर सुनील पांडे जी कुछ पूछना चाहते थे. अच्छा, हाँ, तो हाँ। हमने इनका सर नमस्कार. नमस्कार जी. मैं ये पूछ रहा था कि आपने अभी स्वर की बात हो रही थी और एक बार ये बात आई कि अगर आप बाएं करवट लेटे हैं तो चंद्र नाड़ी है और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का परिवर्तन स्वर शास्त्र स्वर प्रक्रिया में हो सकता है. हो सकता तो क्या ऐसी भी कोई विधि है कि अपनी जो स्वर प्रक्रिया है उसको परिवर्तित किया जा सकता है हाँ, किया जा सकता है. इच्छा अनुसार? हाँ, इच्छा अनुसार. यस, ठीक. लेकिन इसके यही मेरा ऊपर मैंने एक सन्यासी से ये पूछा था, अभेदानंद तीर्थ सरस्वती, अभेदानंद तीर्थ. जी. उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने जब ये प्रश्न उनसे किया था कि क्या मैं अपने व्यवहार के अनुकूल अपनी नाड़ियों में परिवर्तन करूं, समझिए कि मैं बॉस के पास जा रहा हूं, तो क्या मैं सूर्य नाड़ी चला के जाऊं, जैसा अभी कपिल देव जी ने पूछा कि आज हमारी बहुत बड़ी मीटिंग है, उसमें मैं कौन सी नाड़ी में जाऊं. अब चूंकि आप खुद ज्योतिषी हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे, सन्यासी ने कहा था कि तुम ऐसा काम कभी मत करो जो तुम्हारे स्वार्थ में हो. जो ईश्वर चाहता है उसको होने दो. महेंद्र भाई हमेशा कहते हैं, पतित प्रवाहावस्था में रहो. जहां हमको नदी का प्रवाह ले जाता है वहां खुशी से चले जाओ. ये तो, लेकिन विधियां है. वामकुक्षी उसका एक आयुर्वेदिक प्रयोग है कि जो आपके पाचन में अच्छा रहेगा. ठीक, ऐसे- धन्यवाद.
बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। आप सभी विद्वानों को खूब खूब अभिनंदन। और मुझे लगता है कि जो पीछे जो 5-10 मिनट जो चर्चा होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा उपयोगी होती है। और ठीक है, पर्सनल कोई क्वेश्चन है तो बाद में जो वक्ता है उससे बात कर सकते हैं, मगर अपना अनुभव दो शेयर करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। नॉर्मल जो अनुभव है वो अच्छा रहेगा। और आप सभी को भी अभिनंदन इसलिए देता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ कुछ सीखने के लिए या ऐसे लिए नहीं आए हैं, मगर ये हमारी विद्या के एक प्रचारक है। आप भारतीय संस्कृति के प्रचारक के रूप में सब बैठे हैं और ये सब ज्ञान प्राप्त करके आपको ये प्रचार करना है। अपने अनुभव को अपने में संजोए नहीं रखना है, समाज के लिए देना है। तो मुझे लगता है कि जो हिमांशु भाई बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं, हिमांशु भाई तो शिव सर्वोदय के बहुत अच्छे ज्ञाता है, बहुत अच्छे। हमारे शिष्य, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मगर इतना तो है कि गुजरात में तो मुझे उतने अच्छे जानकार और उसको प्रैक्टिकल में ढालने वाले हिमांशु भाई के सिवा कोई मुझे तो नहीं मिले अभी तक। बहुत लोगों के साथ में मिला हूँ, बहुत लोगों के साथ चर्चा हुई है, मगर उसको समझ के लोकभोग्य बनाने वाले हिमांशु भाई है, तो उसको धन्यवाद। और अपना ये सब जो बात है वो अपनी 2 दिन में 3 दिन में अपने आप में उसका प्रयोग करके आप यहाँ चर्चा कीजिए। और ये शायद हमारी जो बात है वो सब रिकॉर्ड भी हो रही है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन होगा और हमको ये करना है। इसलिए कि शास्त्र में तो सब कुछ लिखा है, मगर लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। हाँ, अभी थोड़ा लोगों के विचार में परिवर्तन हुआ है और लोग मानना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, मगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। तो आज जब आप वीडियो के द्वारा, जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 दिन के पहले ये गया था वहाँ और मेरे एक पुलिस अधिकारी से ये बात हुई और उसने ये बाबत का पॉजिटिव या नेगेटिव बात किया, तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और उसका हम आधार करके हम आगे बढ़ सकते हैं कि भाई ये शास्त्र सच है और ये सीखने की जरूरत है। सामान्य प्रजा में ये ज्ञान प्रसारित करने की जरूरत है। तो ये मुझे लगता है कि हिमांशु भाई यही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उसने 2-3 बातें ऐसी बताई कि यूनिवर्सिटी का यही मकसद है और जीटीयू का यही मकसद है कि ये हमारा भारतीय ज्ञान है, भारतीय जो विज्ञान है वो भी सब लोगों में प्रसारित हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद जी। मैं आशा करता हूं कि आज की प्रस्तुति के बाद आप इसका प्रयोग करेंगे और आज से ही आपको ये मदद में आने लगेगा। मुझे एक शेर याद आता है जिगर मुरादाबादी का कि जब भी कोई ज्योतिषी के पास आता है तो हार कर आता है, डॉक्टरों के पास होके आता है, वकील के पास होके आता है, कॉस्टली ज्योतिषियों के पास जाके आता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो कोई कह देता है कि भाई गांधी जी के पास चले जाओ या राणा जी के पास चले जाओ। तो उसकी जो मनोस्थिति होती है बड़ी दयनीय होती है। और अगर हम अनेक शास्त्र जानकर भी अगर हम उसको मदद कर सकें तो हम जैसा कोई भाग्यशाली नहीं होगा। क्योंकि जब हम भी किसी के पास जाते हैं मजबूरी में तो हमारा मनोभाव क्या होता है, उस पर जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि सब्र की ताकत जो कुछ दिल में है खो देता हूं मैं, सब्र की ताकत जो कुछ दिल में है खो देता हूं मैं, जब कोई हमदर्द मिलता है तो रो देता हूं। वाह वाह, तो वाह मैं वाह। चाहता हूं वाह वाह, बहुत कि जो भी हमारे पास आए वो सब्र की ताकत खोकर अगर रो दे तो हम उसको हंसता हुआ घर भेजें। नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार, धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।